ठीक। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम स्टार्ट करेंगे। बाकी कंट्रोल एंड क्या क्या हो चुका है अभी तक, तो जो जो चैप्टर हो गए हैं वो आपको पता है, दो बायो से, दो फिजिक्स से, दो केमिस्ट्री से। जिनका भी जो छूट गया है उसके लिए हम रिवीजन क्लास बताएंगे, अगस्त से स्टार्ट करेंगे। अगस्त से जो पीछे की चीजें हैं बैकलॉग में जिनकी जो भी हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे अगस्त से। ठीक है ना, तो अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या केवल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग डालो बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बच्चों, लिखो इसके अंदर सबसे पहले चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली करंट, सर्किट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो चार्ज क्या होता है। सर्किट वगैरह समझने से पहले सबसे पहले आपको चार्ज समझना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है, तो हेडिंग डालो चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, लिखो इसके बारे में, चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में लिखो, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जस्ट लाइक द मास। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जस्ट लाइक द मास। इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी जस्ट लाइक द मास। इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी जस्ट लाइक द मास। ठीक है ना बच्चों, जब से ये यूनिवर्स बना तब से इसके पास, यूनिवर्स के पास मैटर है। मैटर है ना, यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है ना। तो जब से मैटर है तब से एटम है, और जब से एटम है तब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और जब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है मतलब तब से क्या है, चार्ज है। समझ रहे हो कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब से यूनिवर्स बना है तब से चार्ज है। ठीक है बच्चों, चार्ज अचानक नहीं। अच्छा, सबसे लिखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर क्या होता है, बताएगा कोई। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर, लिखो बच्चों स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर ये क्या होता है, ये इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू ई। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर इज ई। smallest possible charge in nature is E, which is 1.67 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ठीक है, इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस सी। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस सी। बात समझ रहे हो ना, जितना इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज प्लस में होता है। ठीक है, तो ई इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर। हालांकि बच्चों अभी आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो उसके अंदर यही स्मॉलेस्ट है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो एक और पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्क्स। तो इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस E/3 भी हो सकता है, लेकिन +-2 E/3 भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ये जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें आएंगी। तो अभी हम लोग कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स।
तो क्लासिकल फिजिक्स में ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके एक लिए सेकंड। स्मॉलेस्ट, क्या बेटा? सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या शुरू किया? बेटा अभी इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर शुरू किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है, उसके अंदर बस अभी चार्ज ही बता रहे हैं, ठीक है ना? ये फंडामेंट, हाँ बस तो स्टार्ट ही किया अभी। और अगर हो सके तो आप मेरा ये मेरा रीटेस्ट है आई गेस ये इस थर्सडे को, तो उसमें जो है साइंस के जो 3 चैप्टर्स है उसके अगर आप पीडीएफ और टेस्ट भेजते हैं, मतलब नोट्स और ठीक है वर्कशीट्स बेटा, तो। हाँ भेज, ठीक है बेटा, मैं ग्रुप पे डाल दूँ, ठीक है, ओके ग्रुप पे डालो। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर ई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, नेचर में दो ही टाइप के पॉसिबल चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ये तो आपको पता ही है कि नहीं? अच्छा बताओ चार्ज कैसे एराइज होते हैं, तो इसी में याद लिखो, चार्ज कैसे एराइज होते हैं, जैसे मान लो बच्चों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे एराइज होते हैं, मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव प्रीवियस चार्ज कैसे, स्लाइड में जा सकते हैं, मेरे को हाँ लिखना है। एक, हाँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे एराइज होते हैं बच्चों, तो जैसे मान लो एग्जांपल समझो, अभी लिखेंगे नहीं, ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे एराइज होते हैं, तो मान लो दो दो ऑब्जेक्ट में लेता हूँ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मान लो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, हालांकि बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं लेकिन समझने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस, तो बच्चों ये दोनों अभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल, ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, अगर ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से निकल के इसके ऊपर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इधर से इधर, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहा, 11, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहा, 10, 10 रहा ना? तो बताओ यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया, तो एक प्रोटॉन बच गया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस ही, अरे एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा बच गया ना, एक प्रोटॉन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस ही, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों, तो देखो 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस ही, समझ रहे हो कि नहीं? बेटा याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, कभी प्रोटॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा क्या ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन, कहीं भी अगर चार्ज एराइज होगा दैट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज विल नॉट अराइज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रोटॉन हैवी होता है, और न्यूक्लियस उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं वो हैवी होता है, पढ़ा है थोड़ा सा मॉडल पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो प्रोटॉन हैवी होता है, न्यूक्लियस के साथ होता है, तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पूरी केमिस्ट्री में पूरी फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़कर हर जगह ट्रांसफर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो सकता है कि कुछ और हो, वो अलग की बात, लेकिन अभी तक पूरे फिजिक्स में ट्रांसफर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों किसके कारण एराइज होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे चार्ज क्या होता है, प्लस, और जिस पर जाता है उस पे क्या हो जाता है, माइनस, जिससे जाता है उस पे प्लस, और जिस पर जाता है उस पे माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ चार्ज कितना हुआ, प्लस ही, एक और चला जाता तो यहाँ कितना चार्ज होता, +2 ही, और यहाँ कितना होता, -2 ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और इसके ऊपर से निकल जाता, यहाँ चार्ज होता +3 और यहाँ चार्ज होता -3, तो इस नेचर में चार्ज कैसे मिलेंगे आपको, इस नेचर में चार्ज मिलेंगे या तो +-E, या तो +-2E, समझ रहे हो, या तो आपको चार्ज मिलेंगे +-3E, या तो आपको चार्ज मिलेंगे +-4E, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको नेचर में ई के मल्टीपल फॉर्म में चार्ज मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 1.5 ई चार्ज मिले, 1.5 ई चार्ज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर होगा तो पूरा ही होगा, तो इसीलिए आपको नेचर में, तो पहले इसमें जो एक ऐसे नोट बनाओ और उसके अंदर लिखो, फिर उसके बाद ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सब बातें लिखना, ठीक है? लिखो, चार्ज एराइज, चार्ज एराइज ड्यू, हाँ नोट में लिखिए, चार्ज एराइज
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, चार्ज एराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है बच्चों? उसके बाद इसी में लिखो, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, the object from which electron is transferred become positive charge, electron is transferred become positive charge, and the object on which electron, the object on which electron is transferred become negative charge, become negative charge, become negative charge। समझ आ गया? द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां तक लिखे बेटा? द ऑब्जेक्ट ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बिकम नेगेटिव चार्ज। फ्रॉम मतलब जिससे हुआ वो प्लस हो जाता है, जिस पर हुआ वो माइनस हो जाता है, ये बात हमेशा आप याद रखिए। जिस पर हुआ वो माइनस, जिससे हुआ वो प्लस। बच्चों इसी में नोट करके, इसी में अगला पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट नोट, या स्टार बना के एक और पॉइंट लिखो, स्टार बना के एक और पॉइंट लिखो। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट in the integral multiple of E, charge always exists in the integral multiple of E, charge always exists in the integral multiple of E। मतलब प्लस ई मिलेगा, प्लस माइनस ई मिलेगा, प्लस माइनस टू ई मिलेगा, प्लस माइनस थ्री मिलेगा, प्लस माइनस फोर ई मिलेगा, प्लस माइनस फाइव ई मिलेगा। यानी आपका जो इस दुनिया में कोई भी चार्ज हो, इस दुनिया में कोई भी चार्ज हो, मैं लिख सकता हूं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है ना? अरे नेचुरल नंबर होल नंबर पता है ना आप लोग को? वेयर यस। एन इज नेचुरल नंबर। तो इस दुनिया में कोई भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ही होगा, ठीक है ना। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऑप्शन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। तो कैसे क्या करोगे? जैसे मान लो कोई चार्ज की वैल्यू दिया है, अब ये पूछ रहा है कि ये चार्ज नेचर में पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो उसको ई से डिवाइड कर देना, उसको ई से डिवाइड कर देना। अगर ई से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आना चाहिए, ई से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए? इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं आया तो वो चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लो तुमने इसको डिवाइड किया, एन की वैल्यू 1.5 आ गई, कैसे पॉसिबल है? एन की वैल्यू तो 1 पॉसिबल है, एन की वैल्यू तो 2 पॉसिबल है। तो अगर तुमको कोई बोले कि ऑप्शन देके एमसीक्यू बोले बोले कि विच आर द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, तो बच्चों तुम डिवाइड करना, क्यू जो भी चार्ज दिया उसको ई से डिवाइड कर देना। ई मतलब समझ रहे हो ना, इस वैल्यू से। अगर इंटीग्रल नंबर नहीं आया, अगर इंटीजर नहीं आया, तो वो चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं होगा। ये बात याद रखो, डिवाइड करने के बाद इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए, कूलम, अच्छा 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 अच्छा, मैं बताना ही भूल गया, ठीक है ठीक है। बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेना। बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज यूनिट इज कूलम। बच्चों अभी पूछा अंकित ने कि सर वो सी क्यों लिखा था, तो कूलम विच इज एब्रिविएटेड एज सी। चार्ज की यूनिट इज COULOMB, कूलम। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था, इसीलिए इनका यूनिट, इसका यूनिट है कूलम, ठीक है ना। तो चार्ज मतलब इसकी यूनिट है कूलम, ठीक है ना। लिख लो इसको, इसको सी लिखेंगे, बार बार जगह जगह सी लिखेंगे। इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज सी, ठीक है। बच्चों पिछले स्लाइड में भी वो यहाँ मैंने, एम के बाद, सर वो एम के बाद क्या है? MTS। सॉरी सॉरी एम नहीं है बेटा, ये बी है, MB, कूलम, कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है बेटा, बी है वो, COULOMB, कूलम, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ भी मैंने सी लिखा है, सी मतलब ये चार्ज का यूनिट लिखा है। जैसे लिखते हो ना, कोई डिस्टेंस लिखोगे 10, तो उसका आगे यूनिट लिखोगे ना 10 मीटर, तो यहाँ मैंने लिखा है कूलम, तो इसका मतलब ये यूनिट है, ये इतनी वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। अच्छा ये एक बात ऐसा बताओ बच्चों, यूनिट है। हाँ एसआई यूनिट, इट इज द एसआई यूनिट। चार्ज की ये एसआई यूनिट है बच्चों,
इट इज द एसआई यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है शायद, स्टैट कूलम होती है, 10⁻⁹ करके। वो अभी मैं बता दूंगा वैसे कंफर्म करके। लेकिन ये एस अभी जो यूनिट लिखा है बेटा वो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ कूलम चार्ज इज कूलम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक कूलम, अच्छा ये वाला चार्ज बहुत छोटा है, आप लोगों को देखने में आ रहा है ना, 19 पावर है, 10⁻⁻19 है। तो ये चार्ज क्या है, बहुत छोटा है। अगर मैंने आपको टास्क दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देंगे। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर है आपको? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, और यहाँ पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो बच्चों। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, how many electrons should be removed from an object to make it charge by, to make it charge by, how many electron should be removed from an object to make it charge by 1 coulomb? How many electrons should be removed from an object to make it charge by 1 coulomb? To make it charge by 1 coulomb. How many electrons should be removed from an object to make it charge by 1 coulomb? ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन निकालते, अच्छा एक बात है, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 5 ग्राम नमक का पैकेट है, या 5 ग्राम, चलो 10 ग्राम का ले लेते हैं। बच्चों आपके पास 10 ग्राम का नमक का एक पैकेट है, 10-10 ग्राम के नमक के पैकेट है। तो मैं बोलूं ऐसे कितने पैकेट चाहिए जिससे मैं 1 kg बना सकूं? 10-10 ग्राम नमक के पैकेट है, तो ऐसे कितने पैकेट मुझे चाहिए जिससे मैं 1 kg बना सकूं? कितने सो पैकेट चाहिए? 100। क्योंकि 10-10 के 100, तो इसी तरह से ई जो है वो चार्ज का छोटा पैकेट है। तो ऐसे कितने पैकेट में एक जगह पे रखो जिससे 1 कूलम चार्ज हो जाए, या ये पैकेट आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन हटाए, या कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं जिससे कि 1 कूलम हो? ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो करिए, इसको ट्राई करिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट चार्ज बाई 1 कूलम? ठीक है, बताना पड़ेगा ना। देखो इधर ध्यान से बच्चों, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिजिक्स थोड़ी सी ठीक है, बाकी आप फिजिक्स को भी बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत कम मात्रा में कर दिया है। अदरवाइज फिजिक्स अच्छी थी, मतलब 9th-10th की फिजिक्स ठीक थी, लेकिन अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम कर दिया है। टाइम बचेगा, हम सब पढ़ेंगे, कोई उसका दिक्कत नहीं, हम लोग ठीक चल रहे। क्वेश्चन बच्चों देखो, तो इसमें हम सोल्यूशन इसका क्या है, तो आप मान लो लेट एन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव, मतलब ऐसे मान लो कि लेट एन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव। ऐसा मैंने मान लिया कि भाई एन इलेक्ट्रॉन हटाया जाना है, लेट एन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव। ऐसा मैंने मान लिया बच्चों कि एन इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज होगा। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पे कितना चार्ज होता था, प्लस ई। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पे कितना चार्ज होता था, +2 ई हटाने पे, निकालने पे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना चार्ज होता था, +n ई, +3 ई। तो बच्चों अगर n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +n ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पे 1 ही आ रहा था चार्ज, 2 हटाने पे 2 ही आ रहा था, n हटा दिया तो कितने आएंगे, n ही। एंड दैट इज, अभी बाइट अभी हमने कहा कि n हटा के हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 कूलम से चार्ज करना चाह रहे हैं, तो n ही शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं? जैसे अभी केजी वाला एग्जांपल ले लो, 10 ग्राम का पैकेट था, तो n×10 बराबर 1000 ग्राम 1 kg में। तो n की वैल्यू कैसे, 10 को उधर करते डिवाइड करते आंसर आता। ठीक है ना? तो उसी फंडे से यहां भी देखो, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू विल बी 1/e। n की वैल्यू कितनी होगी, 1/e, 1/e। और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। इसकी वैल्यू इतनी आएगी, और याद ही होनी चाहिए। समझ नहीं आया। Repeat. हाँ बेटा, इसमें क्या समझना है देखो,
एक ये बात आपको समझ में आई थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे एक प्लस ही का चार्ज होता था प्लस सी, इसी हाँ करके। सर। हाँ, दो निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस टू ही। तो प्लस प्लस माइनस टू। हाँ बेटा, जिससे निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिस पे जा रहा अच्छा, है वो तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस टू प्लस ही। टू। तो बेटा मान लो मैंने एन इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकाला जिससे उस पे 1 कूलम चार्ज हो गया, ये मैंने मान ओके। लिया। क्वेश्चन पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पे 1 कूलम आएगा, तो मैंने मान लिया कि एन निकालने पे 1 कूलम आ गया। तो एन निकालने पे हम पीछे पड़ चुके हैं कि एक निकालने पे 1 ही आता है, दो निकालने पे 2 ही आता है। तो हमने जब एन ही निकाला तब 1 के इक्वल हो, तो एन इक्वल टू 1 कर दिया और यहां से एन की वैल्यू निकाल ली। सर तो एन की वैल्यू आपने निकाली कैसे बेटा, ई की तो बेटा वैल्यू ये कैसे थी। निकाली, इसके लिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं। 1/6.2, 1/1.6, 1.67 × 10⁻⁻19 कर लीजिए बेटा, हाँ ठीक है सर। ना। अब इसको ऊपर कर दीजिए, तो 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। ओ, तो इसको एक पावर इधर ले लेंगे तो 10/1.6 कर लीजिए, इंटू 10⁻18 हो जाएगा। एक पावर मैंने आगे कर लिया, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 6.25 मिलेगा, ऐसे मिला। समझ रहे हो फंडा, अगर आए आया कैसे तो ऐसे आया। ओके बेटा, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दिया था, और ये डेटा आपको याद ही होना चाहिए कि यस सर। 1 कूलम चार्ज बताने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। 6, अच्छा बताओ यूनिट क्या आएगी इसकी, अभी एन की यूनिट क्या आएगी, हाँ, एन की यूनिट क्या आएगी वंश। सर सी। चलो क्या आएगी, हाँ, एन की यूनिट क्या आएगी, पुराना बेटा क्या आएगी एन की यूनिट, नहीं पता। देखो इधर ई के ऊपर चार्ज, देखो ये 1 कूलम था ना, इधर ध्यान दो, ये 1 कूलम था ना, ये क्या था 1 कूलम, अरे कूलम था ना यहाँ पे बेटा, और ई के अंदर भी कूलम आया होगा, तो कूलम कूलम कट गया। और वैसे भी ये नंबर है ना यार, नंबर की यूनिट थोड़ी होती है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया जा रहा है, इसकी यूनिट थोड़ी होगी। नहीं समझे बात को बच्चों, एन इंटू, ऐसे समझो बात को, एन इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19, इसकी यूनिट क्या थी, कूलम, इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया। या यहीं देख लो, ये ऊपर भी 1 कूलम, नीचे भी कूलम, ई की वैल्यू में भी कूलम आता था, यूनिट कट गया। अरे मीटर अपॉन मीटर होगा तो कट जाएगा ना यूनिट। तो एन की कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, इट इज ए नंबर। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था ना, तो नंबर की कोई यूनिट थोड़ी होती है, ठीक है ना, नो यूनिट। एन की कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। क्लैरिटी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, पक्का ना, देख लो। चलो ये याद रहना चाहिए, जहां मैं बोलता हूँ याद रहना चाहिए, जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ वो ब्रैकेट याद रहना चाहिए, ये बात क्लियर सबको होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। देखो सर्किट क्या होता है, सर्किट, सर्किट क्या होता है, मतलब सर्किट तो आपको पता है, सब घर में सर्किट ही होता है। सर्किट तो इंग्लिश में सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ। सर्किट के अगर सर्किट का डिक्शनरी में मीनिंग देखो तो क्या निकल के आएगा, क्लोज पाथ। तो लिखो इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज, क्या आ रहा हो जगो जगो, लिखो सर्किट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, लिखो लिखो, हाँ, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट, इट इज द क्लोज पाथ ऑफ करंट। सुने, अच्छा एक बात में थोड़ा सा फनी साइड है उसका, कि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम से चार्ज करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इतने इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान बात है, ये नंबर तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा नंबर है ना ये वाला, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ा। कितना बड़ा, तो इसका एक आइडिया आपको बताया जाता है
कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट से मैं 900 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रहा हूँ, कितने करोड़, 900 करोड़, 900 करोड़ इलेक्ट्रॉन मैं पर सेकंड निकाल रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे कितना समय लगेंगे, 200 साल। कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, 900 करोड़। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 900 करोड़, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो अगर 900 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालूं, तो अगर टू बी प्रिसाइज 196 ईयर लगता है इतने इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसलिए 1 कूलम इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम, समझ में आया ना। 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा होता है कि नोएडा के 2 टावर पे अगर मैं एक एक कूलम दे दूं, ऐसा लगेगा जैसे उनको 10 लाख केजी से मारा गया हो। समझ रहे हो ना, नेस्त नाबूद हो जाएंगे 2 टावर। 1 कूलम चार्ज उतना बड़ा है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, समझ में आ रहा है ना। सर्किट लिख लिया, क्लोज पाथ ऑफ करंट, इसके बारे में और बाकी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो करंट क्या होगा, करंट, करंट क्या होगा बच्चों, इसको आई लिख सकते हो, करंट को आई, आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। करंट क्या होगा लिखो इसके बारे में, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 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 इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बच्चों देखो आई, जहां भी रेट लग जाए, जैसे स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, स्पीड है। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, करंट है। तो बच्चों सीधी सी बात बोलूं, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। टी क्या है, क्यू क्या है, सब बताते हैं बेटा। आई क्या है बेटा, आई है करंट। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर, और इसको शॉर्ट में ए से लिखेंगे, शॉर्ट में ए से लिखेंगे, एम्पियर को ए लिखेंगे, जैसे कूलम को सी लिखते थे ना, एम्पियर को ए लिखेंगे। क्यू, बच्चों क्यू इज चार्ज, इसकी यूनिट आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका यूनिट सी लिखेंगे। टी इज टाइम, टी इज टाइम, और बच्चों टाइम को आपको हमेशा सेकंड में रखना है, टाइम को हमेशा किस में रखना है, सेकंड में रखना है। क्यू इज, टी इज टाइम, और टाइम यू हैव टू पुट इन सेकंड। ठीक है, हाँ बोलो बोलो सर, ठीक है। करंट बेटा इसकी यूनिट है एम्पियर, ये ऐसे साइन बनाया है, ये कुछ लिखा नहीं है, ऐसे बताया है कि इसकी यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर है ए, इसकी यूनिट है एम्पियर और एम्पियर है ए, ठीक है। चलें, लिख लिया। देखो इन फॉर्मूला नंबर 1, देखो हर इस चैप्टर को पढ़ते जाना, फिजिक्स के चैप्टर को फॉर्मूले बताते जाना, कितना कौन सा नंबर का फॉर्मूला, और लास्ट में देखना कि अगर 10 बन रहे हैं या जितने भी बने, 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 7 देखेंगे, है ना। तो उसको आप क्या करिएगा, उसको आप लिखते जाइएगा, मतलब उसको आप अपने दिमाग में ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कि इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले हैं, तो 6 फॉर्मूला आप रिकॉल करके देखिए, नोटबुक बंद करके, आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो जाए इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक ही न्यूमेरिकल कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, इफ इफ 2 एम्पियर करेंट, if 2 एम्पियर करेंट flows for 5 seconds, if 2 ampere current flows for 5 seconds, if 2 ampere current flows for 5 seconds in a circuit, if 2 ampere current, 2 ampere को a लिख लेना, 2a, if 2 ampere current flows for 5 seconds in a circuit, then find, then find the number of electron, then find the number of electron, then find the number of electron flown through it. But if 2 ampere current flows for 5 seconds in a circuit, then find the number of electron flown through it.
then find the number of electron flown through it. फ्लोन थ्रू इट, फ्लोन मतलब इससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोन थ्रू इट, ये आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो किए। देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोन थ्रू इट। सो चार्ज तो 10 C है। चार्ज आ गया, तो ठीक है ना चार्ज, चार्ज। ठीक है ठीक है चार्ज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबका चार्ज आ गया 10C। चार्ज 10C आ गया कि नहीं। Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। बच्चों Q बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। चार्ज निकाल लो पहले। आई की वैल्यू कितनी है 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 कूलम। चार्ज कितना आ जाएगा 10 कूलम। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने ये तो पूछा नहीं कि कितना चार्ज है, मैंने तो ये पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी सो पीछे डेटा देखा था, 1 नहीं 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 नहीं, पीछे डेटा देखा था। 6.25 into 10 to 2। एक एक कूलम में उतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, अगर सिक्स नंबर टू ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ मल्टीप्लाई कर दो बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 10 into 6.25 into 10 raised to power 18। तो तो बच्चों सिक्स। इसको जब करोगे 6.25 into 10 raised to power 19 इज द आंसर। यूनिट क्या लिखूं, यूनिट क्या लिखूं। सो यूनिट नहीं लिखनी है। हाँ, क्योंकि ये नंबर है, इसकी यूनिट नहीं लिखनी है। ठीक है, हो गया ना। 1 कूलम में उतने इलेक्ट्रॉन होते तो इतने में इतना होगा, तो ये तो नंबर है, इसकी यूनिट लिखनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं अपनी बात से मुकर गया। मैंने तो कहा था 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, फिर मैंने एक छोटे से सर्किट में, मतलब एक सर्किट में 10 कूलम चार्ज फ्लो करा दिया। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वो 1.5 वोल्ट की बैटरी देखे हो ना, वो भी 1 एम्पियर करंट बना सकता है। 1.5 वोल्ट की पेंसिल बैटरी जो रिमोट वगैरह में लगती है, वो भी 1 एम्पियर करंट बना सकता है। उसमें भी चार्ज 1 कूलम 2 कूलम आ सकता है। तो मैंने जो बताई वो बात तो गलत हो गई फिर, जब मैंने कहा था कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, इसमें तो 10 कूलम फ्लो कर जा रहा है। अब छोटी सी सर्किट जो अब मैं बता रहा हूँ, उसमें 1 1 कूलम 2 2 कूलम क्या 5 5 कूलम 10 10 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। तब तो कुछ नहीं होता, तब तो तोड़ फोड़ नहीं होती। फिर जो मैं बता रहा हूँ कैसे सही है कैसे गलत है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात क्वेश्चन है कि नहीं है। जब मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा एडाप्टर ही होता है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर तो मजाक बना पड़ा है, एडाप्टर के थ्रू फ्लो कर जाता है, मोबाइल में चला जाता है। तो उसमें 2 एम्पियर का करंट 2 सेकंड में फ्लो करे तो 4 कूलम चार्ज हो गया, कुछ होता तो नहीं है। मैं तो यहाँ नोएडा की बिल्डिंग तोड़ रहा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पॉइंट है कि नहीं है, पॉइंट है। उस पॉइंट का जवाब क्या है। देखो अगर हमारे पास मान लो केवल 10 रुपए का नोट हो, केवल 10 रुपए का, तो इस समय लाखों का ट्रांजेक्शन, हम लोग अगर 2 लोग मिले तो लाखों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, वैल्यू में अमाउंट में। कैसे, तुम्हें दो 10 रुपए, फिर 10 रुपए मुझे दो, फिर तुम्हें दो, फिर मुझे दो, फिर तुम्हें दो, फिर मुझे दो। ऐसा बार बार करें तो लाख रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 10,000 बार करें 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। वही होता है सर्किट, कम ही चार्ज होता है, लेकिन वो बार बार घूमता है, बार बार घूमता है, बार बार घूमता है, बार बार घूमता है। तो एक जगह पे खड़े हो जाओगे तो इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बार बार मिलेंगे तुम्हें, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे बार बार मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इतनी बार घूमते हैं मल्टीपल टाइम, तो सर्किट में इतना चार्ज रहेगा। बात क्लियर है, क्लैरिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ क्लैरिटी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, आगे चला जाए। अच्छा करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केल, अच्छा तुम लोग तो भी नहीं जाना, आगे बढ़ो, लिखो तो करंट पोटेंशियल। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, सो एक नहीं करंट,
वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? सर वेक्टर क्वांटिटी जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, हम्म। और जो तो प्लस और माइनस। करंट तो वायर में फ्लो करता है, उसका मैग्नीट्यूड भी अच्छा होता है, अच्छा अच्छा डायरेक्शन भी अच्छा, होता है। फिर तो 2 एम्पियर स्केलर है। करंट है। ये स्केलर। क्यों गूगल किया? नो सर, तो तो इसका स्केलर मैंने किया मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन तो है ना, फिर स्केलर कैसे? सर लेकिन स्केलर में जो है माइनस में नहीं जाता ना, जैसे स्पीड माइनस, मैंने ऐसे याद रखा है, एस से स्पीड, एस से स्केलर, तो वो माइनस में नहीं जाएगा। तो करंट भी माइनस में नहीं जाता है। अगर माइनस में करंट होता है तो डायरेक्शन बस उल्टा होता है, करंट भी की वैल्यू भी माइनस में नहीं होती। ठीक है ना, कोई बात नहीं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका रीजन आप अभी जान नहीं पाएंगे। चलिए लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट रीजन डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी से डिनोट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, अब दिख रहा है। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी से डिनोट करेंगे। इसके बारे में लिखिए, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, it is the work done to move a unit positive charge, it is the work done to move a unit positive charge from one point, it is the work done to move a unit positive charge from one point to another point, it is the work done to move a unit positive charge from one point to another point in the circuit, it is the work done to move a unit positive charge from one point to another point in the circuit, it is the work done to move a unit positive charge from one point to another point in the circuit, from one point to another point in the circuit। ठीक है, लिख लिया ना? तो बच्चों देखो, पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो समझाऊंगा, क्यों ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है। तो बच्चों डेफिनेशन में लिखा है इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लिखा है कि नहीं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा होता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो आप मूव करा नहीं सकते। समझ रहे हो ना, क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले। तो एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, तो उसको मूव करा नहीं सकते। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक कूलम को नहीं मूव करा सकते ना, कोई छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, क्यू। कोई छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, क्यू। तो मान लिया कि क्यू चार्ज को मूव कराने में वर्क डन लगा डब्ल्यू। क्यू चार्ज को मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्किट में मूव कराया, सर्किट कुछ भी उसमें मूव कराया, उसमें वर्क डन लगा डब्ल्यू। ठीक है ना? तो एक चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना लगेगा? 10 मैंगो का दाम 50 रुपए है, एक मैंगो का दाम कितना होगा? 5 रुपए। तो किया क्या तुमने, डिवाइड किया ना। तो क्यू कूलम को मूव कराने में डब्ल्यू, तो एक कूलम को मूव कराने में कितना, कितना? W/Q। बात समझ में आ रहा है? और बाय डेफिनेशन एक कूलम को मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला नंबर 2, जो एक कूलम चार्ज को मूव कराने में, अच्छा ये समझ रहे हो क्यों क्यों लिया? क्या मजबूरी है मेरी? मेरी मजबूरी है कि मैं एक कूलम चार्ज मूव ही नहीं करा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई भी मतलब, वैसे बोलते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, किसी को पकड़ना पड़ेगा कि चलो उसको मूव करा देते हैं, उसमें वर्क डन निकाल लेते हैं, तो इसमें इतना है तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि तो वन में कितना होगा। तो वही किया हमने, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना वी, वी का फॉर्मूला बना W/Q। बच्चे यहाँ W क्या है? W है वर्क डन, W इज वर्क डन, W इज वर्क डन, जिसकी यूनिट आएगी बच्चों जूल, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे जे से, यूनिट आएगी जूल, शॉर्ट में जे। क्यू आप जानते हैं पहले ही, चार्ज है। वी क्या है यहाँ पे? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको इसकी यूनिट होगी बेटा वोल्ट। वोल्ट पढ़े होगे नहीं? वोल्ट, अरे बार बार करते हैं ना हम लोग, इतने वोल्ट का, इतने वोल्ट का। इसकी यूनिट है वोल्ट, तो इसको एब्रिविएट करते हैं वी से। और बच्चों क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज। अब बार बार तो इसको नहीं बताया जाएगा, इसकी यूनिट आपको पता ही है, कूलम। चार्ज, इसकी यूनिट कूलम। समझ आ रहा है? डन बच्चों। अब इधर एक बार ध्यान से सुनो। खैर ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी। अब रियल लाइफ की बात करते हैं कि है क्या ये सब कुछ। तो बच्चों मान लो मैंने ये पेंसिल वाली ऐसे एक एलईडी देखा है आप लोगों ने? एलईडी, एलईडी देखा है कि नहीं देखा है? देखा है एलईडी? क्या पता कुछ लोगों ने नहीं देखा हो। ये वाली एलईडी नहीं, जो जल रही है वो एलईडी नहीं। इस एलईडी को भी अगर तोड़ोगे तो अंदर छोटी छोटी एलईडी दिखेगी, देखा है कभी? इस एलईडी को भी तोड़ोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी एलईडी दिखेंगी। देखो ये होती है एलईडी, कोई भी एक ले ले रहा हूं। वेट वेट, देखो एलईडी जब मार्केट से खरीद के ले आते हो तो इसकी दो टांगे होती है, एक छोटी टांग और ताकि एक बड़ी टांग। वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ हाँ दिखाते हैं। हाँ, तो ये बड़ी वाली टांग जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और छोटी वाली टांग जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ मजाक करना चाहे, टांग ही काट दे, तब क्या करोगे? जो अंदर एक टर्मिनल होता है ना, हाँ, उनसे अच्छा, पहचान लेंगे। तो उनसे इसमें हालांकि पहचान। क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन इनके अंदर टर्मिनल होता है, जो बड़ा होता है वो कैथोड होता है, तो वो बात की बात है। तो एलईडी ऐसी वाली मैंने ले ली, ठीक है ना? और इसको आपको पेंसिल वाली बैटरी से मैं रन करा के देख रहा हूँ। ये एलईडी ले लिया बच्चों, और घर की वो पेंसिल वाली बैटरी ले तो रिमोट वाली, रिमोट वाली बैटरी ले लिया ऐसे, है ना? 1.5 वोल्ट वाली। तो इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये एलईडी इस तरह से ग्लो करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी ना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, कि अगर मैं ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं करता और सीधे इन दोनों के, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इन दोनों के ऐसे टांग को कनेक्ट कर देता, तो बताओ एलईडी ग्लो करता? तार लेता, इन दोनों को जोड़ देता ऐसे करके, तो क्या एलईडी जलता? नहीं जलता। तो क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला बच्चों? अभी भी तो सर्किट पूरा ही है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस। शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? सब कुछ है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सेल ने क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए सेल के ऊपर लिखा था 1.5 वोल्ट। अरे वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट तभी वो करंट को फ्लो कराएगा जब क्या हो? पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी, लिख लो नीचे। पोटेंशियल डिफरेंस आर प्रोवाइडेड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस आर प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। सेल और बैटरी प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी, ठीक है ना? सेल और बैटरी जो है बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ठीक है ना? एक और एनालॉजी इसका बताता हूँ, एक और एनालॉजी आर प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। सेल और बैटरी बच्चों, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, इधर ध्यान से देखो। जब सेल इज ए सिंगल यूनिट, सेल इज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट होती है, लेकिन बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये क्या कहलाती है? बैटरी। बच्चों एक अगर बनाया है तो वो सेल है, ऐसे बना दिया, ये सिंबल है सेल का। लेकिन एक बनाया, इसके बाद और बना दिया, इसके बाद और बना दिया, तो ये नीचे वाली बैटरी है। एक बनाया तो सेल है, कई सारे बना दिए, छोटे बड़े छोटे बड़े, तो ये बैटरी है, ये बैटरी है। कई सारे सेल को जोड़ के बैटरी बनता है, कई सारे सेल को जोड़ के क्या बनता है? बैटरी। कभी अपने घर का इन्वर्टर देखा है? इन्वर्टर में 6 कैप होते हैं, 6 कैप्स आते हैं, देखा है ना? कहीं कहीं 6 होते हैं। तो से 6 कैप क्या डिनोट करते हैं? कि हर सेल उस बैटरी के अंदर, 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर 6 सेल है, और हर सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है। तो 6 सेल मिलके कितने बनाते हैं? 12 वोल्ट। तो 6 सेल जुड़ के 12 बनाते हैं उस बैटरी के अंदर। क्लैरिटी? किसी कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, किसी कोई डाउट? ठीक है, एक और बात बताता हूँ, देखो ध्यान से। लिख लिया बच्चों? जिसको भी लिखना था लिख लिया? सबने लिख लिया? आगे बढ़ू? देखो बच्चों, एक एग्जांपल इसका और देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस समझने का एक और तरीका भी बताता है। जैसे ये सब कुछ है, जैसे मान लो दो टैंक है, दो पानी का टैंक है, दो पानी का टैंक है, ठीक है? एक में पानी ज्यादा भरा हुआ है और एक में पानी कम भरा हुआ है। तो अगर मैं पाइप कनेक्ट करूंगा तो पानी ज्यादा भरे वाले से कम वाले में जाएगा, जाएगा ना? जैसे टैंक ए से टैंक बी जाएगा, लेकिन टैंक ए और टैंक बी में जैसे ही पानी बराबर होगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? टैंक ए और टैंक बी में जैसे ही पानी बराबर होगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसी तरह से सर्किट में पानी का फ्लो होना इज इक्विवेलेंट टू करंट का फ्लो होना। करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जैसे यहाँ करंट, पानी का करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक हाइट का डिफरेंस हो। उसी तरह इलेक्ट्रिकल करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस हो। पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म, करंट खत्म। आपके घर में ये जो सॉकेट आता है, सॉकेट में 3 होते हैं कि नहीं, ऐसे करके, देखा है कि नहीं? तो ये अर्थ वायर के लिए होता है, इसका 0 पोटेंशियल होता है। इसमें ये लाइव वायर होता है, इसका 220 होता है। और ये न्यूट्रल होता है, इसका 0 होता है। तो कोई डिवाइस तभी चलता है जब उसका एक लाइव में दिया जाए और एक न्यूट्रल में। तो क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितने का? 220 वोल्ट। इसी वजह से डिवाइस चलते हैं, डिवाइस ऑपरेट होते हैं, नहीं तो चलते ही नहीं। लगा दोगे तब भी चलेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा हम लोग विश्वास नहीं करते अर्थिंग पे। इंडिया के ज्यादातर सॉकेट को ऊपर खोलोगे तो खाली मिलेगा। ये विदेशियों के लिए है, चाहे बड़े होटल्स वगैरह के लिए है, अदरवाइज हम लोग अपने घरों में विश्वास नहीं रखते इसको जोड़ना। अपने बोर्ड का सॉकेट खोल के देख लेना, पीछे वाला खाली होगा। हमें अपने जान का कोई मोह नहीं है। ये अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग हमें शॉक से बचाता है। जैसे क्या होगा, अगर मान लो कोई डिवाइस है, तो उस डिवाइस के बॉडी में ये जाके, जैसे प्लग भी तो होगा ना, इसका मान लो प्लग है, तो प्लग में भी 3 आएंगे, तो ये वाला जाके ऊपर कनेक्ट होता है, और ये वाला एक लाइव में कनेक्ट होगा, एक न्यूट्रल में। तो ये ऊपर वाला जाके ना, कोई भी डिवाइस है उसके बॉडी में कनेक्ट होता है। तो बॉडी में कनेक्ट होगा तो उससे क्या होता है? जैसे मान लो इस डिवाइस के अंदर करंट आ गया, तो वो करंट किसके पास जाएगा? इसके पास। और इसके पास, इसके द्वारा इसके पास पहुंचेगा, और वो फिर अर्थ जाके ग्राउंड में गड़ा होगा। तो सीधे करंट कहाँ पास कर जाएगा? ग्राउंड में। तो अगर गलती से कोई छू भी लेगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा, वो मरेगा नहीं। लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते, हमारे यहाँ जान बहुत सस्ती है।
तो इसीलिए अपने सॉकेट का पीछे वाला हम कनेक्ट ही नहीं करते, क्या जरूरत है इसकी, लगेगा तो देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद उसका टीन वाला कूलर चलाते हैं, टीन वाला कूलर देखते हैं कि नहीं, मौत का सामान लेके हम इंडियन घूमते हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हमें कोई डर नहीं है सबसे। समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, ठीक है ना बच्चों। अब सुनो, एक आपका काम, मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास, अच्छा सुनो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन आपसे बोलेगा डिफाइन 1 वोल्ट, क्या बोलेगा, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट डिफाइन करने को बोलेगा, देखो सीख लो, ट्रिक समझ लो, कल के दिन पूछ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर, ट्रिक समझो। बोले डिफाइन 1 वोल्ट, तो डब्ल्यू को भी 1 कर देना और चार्ज को भी 1 कर देना, तो 1/1 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब देखो मैं डेफिनेशन कैसे बनाता हूं, अब डेफिनेशन बनाना है, देखो तो डेफिनेशन बनाऊंगा, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। डेफिनेशन बन गया। अब जैसे मेरे से बोले कोई कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब बोले क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या डिफाइन करूंगा, व्हेन 1 कूलम, इसको भी 1 इसको भी 1, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन ए सर्किट, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। समझ आ रहा है बात, डेफिनेशन बनाना, जैसे डिफाइन करने को डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना, कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है ना। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, देन द करंट इज 1 एम्पियर। क्लियर है, क्लैरिटी, किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है ना बच्चों। आप लोग एक काम करना, इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अभी आप अपने एनसीईआरटी को देखेंगे तो इसके बाद एक होगा सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल, आप देखेंगे ना सर्किट सिंबल करके होगा, सर्किट सिंबल एनसीईआरटी में एक आगे होगा, एक टेबल बना होगा सर्किट सिंबल, उस टेबल को एज इट इज अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। आलस मत दिखाइएगा कि नोट एनसीईआरटी में है तो मुझे ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, इसलिए ड्रॉ करने ना आदत हो जाएगी, या नोटबुक रिवाइज करोगे ना, एनसीईआरटी तो रिवाइज नहीं करोगे ना, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आदत नोटबुक की पड़ी रहेगी, इसलिए नोटबुक रिवाइज करोगे तो नोटबुक पे बना लेना। सर्किट सिंबल क्यों लाए गए बेटा, हर बार हम एक्चुअल, जैसे कोई बोले फैन, तो मैं इतना बढ़िया ड्राइंग करने वाला तो नहीं कि फैन बना दूं, है ना, तो मैं उसकी जगह पे रजिस्टर बना दूंगा। जैसे कोई बोले एलईडी, तो एलईडी है तो ऐसा मैं अच्छा ड्राइंग करने वाला कि बल्ब बना दूं, जब बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना, फिजिक्स का एग्जाम है, ड्राइंग का थोड़ी है, इसीलिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सिंबल आप लोग नोटबुक पे बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी जिसको जो भी डाउट होता है मेरे से पूछ लेगा, ठीक है ना। बस फिजिक्स है, धीमे धीमे पढ़ेंगे, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। इससे पहले तक सर्किट सिंबल से पहले इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है उसके क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू।